नमस्कार दोस्तों। 42,000 करोड़ रुपए की एसआईपी आई है। जो नया मंथली डेटा आया है जो कि बहुत शार्प जंप है और थैंक्स टू यू पीपल कि आपकी वजह से हुआ है। तो मार्केट में एक बहस चलती रहती है, आपने भी सुनी होगी, कभी कभी आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा कि ये जो लड़ाई चल रही है एफआईआई और डीआईआई के बीच में, इसमें कौन जीतेगा, ये जंग कौन जीतेगा। कि एफआईआई लगातार बेच रहे हैं और डीआईआई लगातार खरीद रहे हैं, तो कौन जीतेगा अंत में। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि एफआईआईज जो है ना, महंगे में आके खरीदेंगे, लौट के जब वो वापस आएंगे बाइंग करने के लिए तो उनको महंगे में खरीदना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जब मार्केट में करेक्शन होगा वो तब लौटेंगे। अब करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन करेक्शन हो नहीं रहा है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहस चल रही है कि क्या होने वाला है। तो इसी पर आज हम बातचीत करना चाहते हैं आपसे कि ये जो जंग चल रही है इसमें कौन जीतने वाला है। तो पहली जो थ्योरी दी जा रही है म्यूचुअल फंड वाले लोगों की तरफ से या घरेलू निवेशकों की तरफ से, वो ये कि मार्केट गिर नहीं रहा है, लगातार एसआईपी का फोर्स बना हुआ है। अगर 25-30 हजार करोड़ हर महीने आ रहा है पैसा, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में लग रहा है। और जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें तो मिड और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन लोगों ने किया है, तो गिरने का तो प्रश्न नहीं है। उसी समय ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि अगर मार्केट गिर नहीं रहा है, करेक्शन नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कि अर्निंग बहुत अच्छी नहीं थी, तो मार्केट सस्ता नहीं होगा, तो गिरेगा कैसे मार्केट। और एफआईआईज का जो तर्क रखने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एफआईआईज की लगातार जो सेलिंग चल रही है उसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, और एफआई तभी लौटेगा जब मार्केट भाग का सस्ता होगा। तो कब होगा सस्ता, पता नहीं है। तो कुछ आंकड़ों के जरिए चले उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय की पूरी तस्वीर हमारी क्या है। तो हमारे यहाँ जो ओनरशिप पैटर्न है मार्केट का, वो किस तरीके का है, तो इसको देखते हैं। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसी के हवाले से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट का जो पूरा पैटर्न अगर आप देखेंगे ओनरशिप वाला, तो उसमें जो एफआईआईज है ना, उन्होंने लगातार बेचा है और कंटिन्यूसली वो बेच रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है, वो न्यू हाई पे पहुंच गए। एफआईएस की ओनरशिप यानी जो टोटल एनएससी के लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी हिस्सेदारी, उनकी ओनरशिप घट के अब 17.3% रह गई है, जो कि पिछले 13.5 साल का सबसे निचला स्तर है। हमने इस डेटा को कई बार यूज करके 1.5-2 साल पहले, 3 साल पहले भी आपको दिखाया था कि वो लगातार सेलर हैं और इसकी वजह से उनकी जो टोटल ओनरशिप है इंडियन मार्केट में वो घट रही है और अब 17.3% पे आ गई है। पिछले कई क्वार्टर से तो बैक टू बैक यही ट्रेंड हम देख रहे हैं, बीच बीच में कभी थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, लेकिन स्थिति यहाँ पे ये बनती हुई दिख रही है। और खास तौर पे जो निफ्टी 50 कंपनी है उसमें हल्का सा अपटिक दिखा है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न आप समझिएगा कि जो टोटल ओनरशिप है वो तो घट रही है, 17.3 आई है, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूं ये डेटा अगस्त में आया है। ये 30 जून तक का आंकड़ा है, अप्रैल मई जून का, तो यानी Q1 का आंकड़ा है। Q1 में उन्होंने निफ्टी 50 की कुछ कंपनियों में खरीदारी की है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक चर्चा ये भी चलती है कि एफआईआई सिर्फ जब लौटेंगे तो भी लार्ज कैप में खरीदेंगे। तो जो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने में बाइंग दिखी थी, उसमें उन्होंने शायद लार्ज कैप की तरफ बाइंग की थी, और एमएफ ने लार्ज कैप में बेच के स्मॉल कैप की तरफ गए क्योंकि कैश उधर उन्होंने डिप्लाई किया। तो ये ट्रेंड दिखता हुआ दिख रहा है, और वो 6 क्वार्टर के हाई पे पहुंच गई है। लार्ज कैप में उनकी जो हिस्सेदारी है 24.5%। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है, उनका शेयर न्यू रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है और वो 10.6% है। टोटल जो ओनरशिप है मार्केट में उसमें से ये है, जिसमें एक्टिव में 8.6 और पैसिव में 1.9% है। प्रोमोटर ओनरशिप यानी जो कंपनियों के मालिक लोग हैं, उनकी ओनरशिप जो है अब 50% पे आ गई है, जो एनएससी लिस्टेड यूनिवर्स है, घट के लगातार उनकी घटी है, उन्होंने बेचा है और वो 50% पे आ गई है। डायरेक्ट ओनरशिप यानी जो हम आप जैसे लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी
थोड़ी सी बढ़ा के 9.6 कर ली है, तो जो काफी बढ़िया है। तो अगर आप डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वाला भी उसमें जोड़ दें तो कितना है वो 10.6 और 9.6 ये दोनों जोड़ लीजिए तो उतना बनता है। तो ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब इस पैटर्न में म्यूचुअल फंड ने और एफआईआईज ने किया क्या? तो एफपीआईज ने अपने जो जो पोजीशन थी उसको फाइनेंशियल्स में, तो नो डाउट कि बड़े बैंक ही होंगे उसमें, उसमें थोड़ी सी उन्होंने बढ़ाया है और थोड़ा सा वो इंक्रीमेंटली कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इस तरह की कंपनी में थोड़ा बढ़ाया है। लेकिन कंजम्पशन, कमोडिटी, कंज्यूमर स्टेपल्स में वो अभी भी दूर है, साइडलाइन में है। एनर्जी में भी उनका जो है यही स्थिति है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, वो जो है लार्ज कैप फाइनेंशियल्स में ओवरवेट से थोड़ा सा उन्होंने ट्रिम किया। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जब म्यूचुअल फंड की अगर ओनरशिप, एफपीआईज की ओनरशिप अगर निफ्टी कंपनियों में बढ़ी है और फाइनेंशियल्स में बढ़ी है, तो एग्जैक्टली देखिए डायरेक्टली कोरिलेट हो रहा है कि म्यूचुअल फंड्स ने वहां पे अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम की है, tapered their negative bias on consumer staples and turned incrementally positive on materials and smaller consumer durables. तो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है कि जो एफपीआईज कर रहे हैं उसके उलट हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। तो ये बना है। अब कुछ एक बेसिक आंकड़ा आप देखिए कि जनवरी फरवरी में ह्यूज सेलर थे म्यूचुअल फंड अपने एफआईआईज, उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून में थोड़ा थोड़ा खरीदा और जुलाई में वो फिर काफी उन्होंने बेचा। सामने डीआईआईज ने सामने खड़े होकर के काफी बाइंग की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लगातार खरीदते रहे और जुलाई तक भी वो खरीदते हुए चले आ रहे हैं। तो ये उनका एक पैटर्न बनता हुआ दिखा। एनुअलाइज बेसिस पे आप देखेंगे तो साल दर साल में वो, अगर आप लेटेस्ट जुलाई में ही देखें तो 1,85,239 करोड़ माल बेच चुके हैं एफआईआईज और डीआईआईज जो है 4,61,000 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। तो ये तस्वीर बन रही है एफआईडीआईज की करंट पोजीशन की। अब चलिए आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग हम डेटा दिखाते हैं जिससे हमको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इस ओनरशिप को और अच्छे से समझें। अब आप ये नंबर देखिए, थोड़ी स्क्रीन और बड़ी मैं कर दूं, ये देखिए। अब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये एनएससी की लेटेस्ट रिपोर्ट से मैंने डेटा लिया है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू एनएससी पल्स टीम जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये डेटा हमें बनाया है। तो आपके सामने स्क्रीन में दो पाई चार्ट हैं, एक मार्च 2025 का है, एक जून 2025 का है। क्वार्टरली डेटा आता है हु ओन्स इंडिया इंक या लिस्टेड कंपनीज में। तो ये डेटा क्या है, एनएससी लिस्टेड यूनिवर्स का है, ओनरशिप पैटर्न बाय टोटल मार्केट कैप के हिसाब से लिया गया है। अब इसमें आप देखिए जो ये बैगनी कलर वाला स्लाइस है, वायलेट कलर जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें आप देखिएगा एफपीआईज मार्च क्वार्टर में 17.5% थे और जून में वो 17.3% पे आ गए, यानी उन्होंने बेचा और ये उनका लगातार चलता चला आ रहा है। लेकिन उसी के समय अगर आप इनको देखिए, अपने डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को, इन लोगों ने क्या पैटर्न यहाँ पे रखा है, तो आप देखेंगे 10.4% से बढ़ के 10.6% हो गया है। ये आप एफपीआई के जो बैगनी कलर है उसके नीचे जो नीले कलर का है, फिरोजी कलर का, उसको आप देख सकते हैं 10.4 से बढ़ के 10.6% आ गया है। अब इंडियन प्राइवेट प्रमोटर को देखिए, जो ये एक नीले कलर का आपको दिख रहा होगा बड़ा सा पाई बना हुआ है राइट हैंड पे, 32.5% प्राइवेट इंडियन प्रमोटर्स थे 2025 मार्च तक में, जो कि जून में घट के 32.2% हो गए। अब एकदम साफ दिख रहा है, हमने आपको इस पे वीडियो बना के बताया था कि खूब क्यूआईपी कर रहे हैं, खूब अपना माल बेच रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने माल बेचा है खूब सारा, एफआईआईज ने बेचा है, लेकिन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। फॉरेन प्रमोटर्स को आप देखिए 8.1% उनका है, 8.1% अभी बना हुआ, यानी फॉरेन प्रमोटर्स ने नहीं बेचा है। एक और ऊपर स्लाइस डार्क ग्रीन कलर के आप देखिएगा तो जहां पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 9.5%, ये मार्च 2025 में 9.5% था। जब जून 2025 में आप देखेंगे तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 9.6 हो गए हैं, यानी उन्होंने भी थोड़ी बाइंग
बढ़ाई है यहाँ पे। नॉन प्रमोटर कॉर्पोरेट का डेटा बिल्कुल लगभग वैसे ही है, 1.9 1.9 के आसपास जो है, लेकिन जो मेजर था वो यही है। और देखिए आप, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनियों का हिस्सा जो 2025 में मार्च तक 5.6% था, वो घट के 5.5% आ गया। तो ये जो दोनों पाई चार्ट हैं, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि एफआईआईज की ओर से लगातार सेलिंग है, जो एक डिकेड के लो में आ चुकी है, और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की ओर से थैंक्स टू यू कि आपकी एसआईपी लगातार चल रही है और दबा के पैसा आप डाल रहे हैं, तो वो खरीदते जा रहे हैं। इसीलिए ये बहस लगातार चल रही है कि अगर एफआईआईज इतना बेच रहे हैं, तो वो मार्केट में कब आएंगे और कैसे खरीदेंगे। अब इसमें दो थ्योरी तो नहीं कह सकता मैं, ये कह सकता हूँ कि दो तरीके के विचार चल रहे हैं। एक विचार ये है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की एसआईपी अगर लगातार बनी हुई है और खूब पैसा आ रहा है, लगातार वो खरीदारी कर रहे हैं, तो वो स्वयं खरीद रहे हैं ना, तो इसलिए पैसा नहीं बन रहा है, रिटर्न नहीं बन रहा है। तो ये सब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, अपने अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे तो रिटर्न तो नहीं बन रहा है, पैसा लेकिन आप झोंकते जा रहे हैं। स्मॉल कैप में भी जा रहा है, मिड कैप में भी जा रहा है, लार्ज कैप में भी जा रहा है, हाइब्रिड में भी जा रहा है, सारे तरीके के फंड्स में खूब पैसा जा रहा है, फ्लेक्सी कैप में भी जा रहा है। तो कोई एक समय, ये एक थ्योरी है मेरा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक समय ऐसा आ सकता है कि जब आपका रिटर्न नहीं बनेगा, आप थक जाएंगे और रिडेम्पशन आएगा और मार्केट में करेक्शन आएगा, तो म्यूचुअल फंड आएंगे, क्योंकि मार्केट सस्ता हो ही नहीं पा रहा है। अगर डीएफआई की बाइंग लगातार चलती रहेगी, तो मार्केट कैसे सस्ता होगा। आप अपने स्मॉल कैप का या मिड कैप का वैल्यूएशन देखिएगा कि कितना बढ़ा हुआ है। इवन निफ्टी का आप देखेंगे तो कितना बढ़ा हुआ है। तो जो लॉजिक लोग दे रहे हैं कि जब तक सस्ता नहीं होगा, करेक्शन नहीं होगा, तब तक वो नीचे आएगा नहीं, तो एफआईज आएंगे नहीं। डॉलर टर्म्स में अगर आप रिटर्न देखेंगे जिसमें एफआईआईज देखते हैं, तो 4.5% नेगेटिव है। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, 4.5% नेगेटिव रिटर्न है इस साल डॉलर टर्म्स में, क्योंकि रुपया भी कमजोर हुआ है और मार्केट अभी वही खड़ा। पिछले एक साल से आप देखेंगे तो निफ्टी का रिटर्न 0%, सेम लेवल पे है। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि एफआई तब तक नहीं आएगा जब तक या तो मार्केट सस्ता हो जाए या अर्निंग बढ़ जाए। अब मुश्किल ये है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इस उम्मीद में लगातार खरीद रहे हैं कि तो उनकी मजबूरी है खरीदना, कि पैसा आ रहा है तो खरीदेंगे, या आप कैश नहीं रख सकते। दूसरा कि अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी, लेकिन अर्निंग Q1 की निराशाजनक थी, नहीं बढ़ी, 9% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ आई नहीं, तो इसलिए मार्केट में कोई ट्रिगर बना नहीं। अब फेस्टिवल सीजन आएगा, Q2 बढ़िया अगर चला गया, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, तो अर्निंग शायद अक्टूबर में जब हम नतीजे आएंगे Q2 के, तो शायद दिखे। लेकिन जैसे ही नतीजे मान लीजिए अच्छे आए और मार्केट भागा, न्यू हाई की तरफ भागा, तो महंगा हो जाएगा, वैल्यूएशन बढ़ जाएंगे, फिर नहीं आएंगे एफआईआईज। तो एक थ्योरी ये दी जा रही है। दूसरी थ्योरी जो दूसरे साइड वाले हैं वो ये दे रहे हैं कि एफआईआईज तभी लौटेंगे जब या तो मार्केट करेक्ट हो जाए, सस्ता हो जाए, या अर्निंग्स ग्रोथ आपकी आ जाए। अभी फिलहाल दोनों नहीं दिख रहे हैं, ना मार्केट सस्ता है ना अर्निंग ग्रोथ है। तो उन लोगों की थ्योरी एक ये भी है कि अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर थक गया और रिटर्न नहीं बना तो रिडेम्पशन करेगा वो। एक एक समय तो आपका पेशेंस टूट सकता है, बहुत बार ऐसे पहले हुआ है। तो फिर रिटर्न न बनने की वजह से, अर्निंग ग्रोथ न ठीक होने की वजह से मार्केट में करेक्शन आ सकता है, और जब वो करेक्शन आएगा तो बड़ा करेक्शन हो सकता है। उस समय एफआई आएगा और लपक के खरीदेगा नीचे में। तो अब ये लड़ाई कि कौन पहले ब्लिंक करेगा चल रही है। डोमेस्टिक वाले कह रहे हैं कि हम तो महंगे में बेचेंगे, एफआईआई बहुत हीरो बन रहे हैं, बेच के चले जा रहे हैं ना, लौट के आओ महंगे में देंगे। वो कह रहे नहीं नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, हम तो लेंगे सस्ते में ही। अब देखना यह है कि इस जंग में जीतता कौन है। दोनों के अपने अपने तर्क अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि दोनों का पैसा लगा है तो कोई गलत तर्क तो देगा नहीं। तो अब हमारे लिए, आपके लिए क्या है कि ये शो मैंने बनाया क्यों आपके लिए, कि आप सनद रहे, आपको याद रहे कि हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी। हंकी डोरी नहीं है लाइफ यहां से, थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए आपको, क्योंकि आपका मार्केट महंगा भी है और अर्निंग नहीं है।
तो गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा पॉजिटिव आपके लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि पैसा दबा के आ रहा है एसआईपी का, तो मार्केट गिरने नहीं दे रहे हैं। एफआईआईस का रिटर्न बन नहीं रहा डॉलर टर्म्स में, तो वो लौट नहीं रहे हैं। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो प्रेशर बनाए हुए हैं टैरिफ का, वो जब तक सॉल्व नहीं होता है तब तक कुछ तस्वीर नहीं क्लियर होती है। कंपनियों पे कितना इम्पैक्ट टैरिफ का पड़ेगा ये हमें पता नहीं है, क्योंकि जब तक लग नहीं जाता, इम्पैक्ट पूरा आ नहीं जाता, तब तक कंपनियां बता भी नहीं सकती उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक बहुत दुविधा और अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति कैसे ठीक होगी, ये सचमुच बताऊं तो अभी किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता और किसी को नहीं पता। ये एक बड़ा मुश्किल का टाइम है, लेकिन आपको थोड़ा सचेत और सावधान रहना है। केवल इसलिए आप मत जोर में बने रहिए कि एसआईपी चल ही रही इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा है, या गिरेगा नहीं। और ना ही इसलिए कि आज नहीं तो कल एफआईआईस को आना ही पड़ेगा। जो भी पैसा लगाने आएगा वो अपने लॉजिक के साथ आएगा और उसका रिटर्न बनेगा तभी वो आएगा। तो ये शो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको थोड़ा सा सचेत और अलर्ट किया जाए कि मार्केट में लॉन्ग टर्म में तो सब कुछ ठीक हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन इस समय की जो तस्वीर है वो ये है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टिडबिट ये है कि आपको ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैरिफ वाला मामला सॉल्व हो जाए और साथ ही Q2 के नतीजे जो अक्टूबर में आने शुरू होंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि उसी महीने सारे फेस्टिवल्स हैं, मतलब पूरा अक्टूबर आप जश्न के माहौल में रहेंगे और उसी समय रिजल्ट आएंगे। अगर अच्छे रिजल्ट आ गए तो मार्केट बूम कर सकता है, गड़बड़ आए तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम नजर बनाए रखेंगे, प्रिडिक्ट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट में, जियो पॉलिटिक्स में, टैरिफ को लेकर के, अर्निंग को लेकर के। हर आदमी अपने अपने तरीके की चीजें दे रहा है, लेकिन मैं आपको डेटा के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या सिचुएशन एज ऑफ नाउ है और एफआईआईस लगातार क्यों बेच रहे हैं, डीआईएस लगातार क्यों खरीद रहे हैं। सवाल वही है कि ये जंग कौन जीतेगा, इसका जवाब सिर्फ वक्त के पास है। तो इंतजार करना पड़ेगा हमें। शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत, और ध्यान रखिए अपना, अलर्ट रहिए थोड़ा सा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करती है, मेरी आपसे शिकायत है। सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाइए हमारा, जिससे हमको थोड़ा उत्साह बढ़े और बड़े गेस्ट हमको लाने में मदद मिले, जिससे उनको लगे कि हाँ ये बहुत बड़ी इनकी रीच है, बहुत सारे लोग इनके साथ हैं, तो और अच्छे गेस्ट हम आपके साथ लाके शेयर करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।